नमस्कार कैंडिडेट्स, हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो कि है हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए पहले भी एक बार ला चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, जीके और जीएस स्टडी मटेरियल बाय शिल्पी मैम। इस नाम से लिस्ट में मेरी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हिस्ट्री से भी रिलेटेड। उसमें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आपकी हर जो जीएस में जो भी आता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। ये एमसीक्यूज़ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आने वाला है 27 अगस्त को। आज 1 तारीख हो चुकी है, अब 1 महीना भी नहीं बचा है उनके एग्ज़ाम्स के लिए, और उनको एग्ज़ाम्स में ये आएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 का और यूपीपीसीएल TG2 का AHC RO इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO, या यूपीपीएससी RO ARO, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम ये क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ depiction of the Hindu god Shiva as the cosmic dancer who performs his divine dance called तांडवम। वो कौन है जो एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का दर्शन करते हैं। वो कौन से भगवान हैं जो किसमें, जो एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में कौन है जो तांडव करते हैं, वो कौन है, सबको ही पता है वो कौन है। वो है हमारे नटराज भगवान। कौन है? वो है हमारे नटराज भगवान, हमारे नृत्य के देवता, जो भगवान शिव के रूप में चित्रित है। और वो क्या कर रहे हैं? वो तांडव कर रहे हैं। वो हमारे हिंदुओं के भगवान हैं, जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में शिवजी तांडव करते हैं। उनको हमारे जो भगवान शिव हैं उनको एक और नाम दिया गया, भगवान नटराज। जब वो तांडव कर रहे थे उनको एक और नाम दिया गया, भगवान नटराज। ऐसे तो हमारे भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। हमारे भगवान शिव के नीलकंठ है, भोलेनाथ है, तो उनको एक और नाम दिया गया नटराज, जब वो तांडव कर रहे थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नटराज। नटराज क्या है? भगवान शिव जी का एक और ही नाम है। नटराज शिव का स्वरूप व सिर्फ उनके संपूर्ण काल व स्थान को दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? वो स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन और ब्रह्मांड से परे शून्य की निशब्दता, सभी कुछ एक ही शिव में निहित है। नटराज 2 शब्दों से मिलकर बना है, नट और राज। नटराज 2 शब्दों से मिलकर बना है, नट और राज। नट मतलब कला और राज, नट अर्थात कला। तो क्या है? इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का जो तांडव है वो नृत्य प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी, नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? जिसने सबसे पहले व्याकरण का आविष्कार किया या व्याकरण की स्थापना की, वो कौन है? वो है आपके पाणिनि। कौन? पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं। सबसे बड़े व्याकरणविद का मतलब होता है विद्वान। सबसे बड़े व्याकरण जो विद्वान हुए हैं वो है आपके पाणिनि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका गांधार में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म आपका गांधार में हुआ था। और इनके व्याकरण का नाम क्या था? इनके व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था इनके व्याकरण का? अष्टाध्यायी इनके व्याकरण का नाम था। जिसमें क्या है? जिसमें 8 तो आपके अध्याय हैं, 8 अध्याय, और 4 सहस्र मतलब 4000 क्या है? 4000 सूत्र है, 4000 श्लोक है, मतलब मंत्र हैं।
क्या हैं? सबसे पहले पाणिनि, जो क्या कहे जाते हैं, जो आपके संस्कृत के सबसे पहले विद्वान कहे जाते हैं। जो संस्कृत के विद्वान कहे जाते हैं कौन है? वो हैं आपके पाणिनि। इस पाणिनि और इनके जो अध्याय हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है अष्ट अध्याय, जो व्याकरण का जो नाम था। संस्कृत के व्याकरण थे, संस्कृत के ये व्याकरण विद्वान थे, जो इनका व्याकरण का नाम था वो क्या था? अष्टाध्यायी। जिसमें क्या है? जिसमें आपके 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गांधार में हुआ था। अष्टाध्यायी एक व्याकरण नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है। इसमें क्या है? इसमें भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन astronomer to calculate the time taken by Earth to orbit the sun? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे आपके भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य कह लो, ये भास्कराचार्य द्वितीय कह लो। वो कौन से सन के थे? वो थे आपके 1114-1185। उनका राज कब से कब तक था? उनका राज था 1114 से लेकर 1185 तक भास्कराचार्य का राज था। भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ज्योतिष थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जिस ग्रंथ की इन्होंने रचना की वो है आपका शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ है? वो है आपका शिरोमणि, जिस ग्रंथ की इन्होंने रचना की। जिसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। किसके? शिरोमणि के आपके 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है आपका लीलावती, उसके बाद है बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ऐसे इसके 4 भाग हैं शिरोमणि के। किसके? ये भाग हैं शिरोमणि, जो भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। 4 भाग हैं लीलावती, बीजगणित ग्रह गणित और गोलाध्याय। ये चार किससे संबंधित है? ये चार जो भाग है वो आपके किससे? ये 4 आपके अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति, जो ग्रह गणित है वो ग्रहों की गति से संबंधित गणित और गोले से संबंधित है। मीन जो गोले होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, गोले होते हैं, उनसे संबंधित है। इन्होंने और क्या करा था? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसकी? इन्होंने और क्या करा था? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की भी खोज की थी। कि किसने? भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की भी खोज की थी। खगोलविद के रूप में भास्कर किसके? खगोल विद्वान के एक एस्ट्रोनॉमर थे। खगोलविद के रूप में जो भास्कर थे वो अपनी तात्कालीन गति की अवधारणा, मतलब ये बहुत जल्दी सोच लेते थे, ये बहुत जल्दी अंदाज़ा लगा देते थे, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। इससे खगोल जो वैज्ञानिक है उनको ग्रहों की गति का सही पता लगाने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें कितना समय लगता है पृथ्वी को, तो सबसे पहले किसने पता लगाया था? वो आपका पता लगाया था भास्कराचार्य ने। किसने? भास्कराचार्य ने आपका पता लगाया था कि पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें कितना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप किस नाम में एक प्राचीन नाम है? वो है आपका असम। मीन्स जो आपका एक असम का पुराना नाम क्या है? असम का जो पुराना नाम है वो है कामरूप। आधुनिक असम का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है आपका कामरूप को और किस नाम से जाना जाता था? कामरूप को एक प्राण ज्योतिषपुर, किस नाम से? प्राण ज्योतिषपुर
ज्योतिषपुर के भी नाम से जाना जाता है, के नाम से भी पुकारा गया है। जो किसकी राजधानी थी? जो कि आपकी वर्मन और किसकी? पाल वंश की राजधानी थी। कुल मिला के ये है जो आपकी असम है। असम का जो पुराना रूप है, वो आप प्राचीन नाम है, वो आपका कामरूप था। और कामरूप किसकी राजधानी थी? कामरूप वर्मन और पाल वंश की राजधानी, पाल वर्णन और पाल वंश की राजधानी थी। और इसे प्राग ज्योतिषपुर, इसे प्राग नॉट प्राण, इसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना गया है, पुकारा गया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वाज वेरी पॉपुलर इन एंशिएंट इंडिया? जो प्राचीन जो भारत था उसमें वो कौन सा गेम था? उसमें वो कौन सा गेम था जो बहुत प्रसिद्ध था? तो वो तो आपका चेस। कौन सा? चेस सबसे प्रसिद्ध शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच में खेले जाने वाला खेल है। यह खेल किसका? इस खेल का आविष्कार किसने किया था? इस खेल का आविष्कार जो है भारत ने ही किया था। जो प्राचीन भारत में जो वो था, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। और इसका जो चेस का शतरंज का जो पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका क्या था? पहले लोग इसे किस नाम से बुलाते थे? चतुरंग। किस नाम से? चतुरंग नाम से पहले इसे बुलाया जाता था। चतुरंग नाम से पहले से बुलाया जाता था। तो इसका आंसर जैसे हमने महाभारत में भी देखा कि वो एक चेस का ही प्रकार है जो महाभारत में खेल खेला गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चेस, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हैदसपास। जो सिकंदर ने जो हैदसपास के युद्ध में किसको हराया था? सिकंदर ने एक हैदसपास का युद्ध किया था, उसमें किसको हराया था? उसमें हराया था पोरस को। किसको? पोरस को। जो हैदसपस की जो लड़ाई हुई थी वो अलेक्जेंडर और राजा पोरस में हुई थी। कब हुई थी? वो हुई थी 326। कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी वो? झेलम नदी। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर हुई थी हैदसपस का युद्ध। और लड़ाई के परिणाम स्वरूप कौन जीता? वो जीते थे ग्रीक। परिणाम के स्वरूप ग्रीक जीत गए और मैसेडोनिया साम्राज्य भारत के दरवाजे तक पहुंचा। पोरस कौन हारा था? पोरस हारा था। और पोरस का जो हारने का कारण बनता था वो कौन थे? वो थे उनके हाथी। कौन बने जो पोरस हारा? आपका जो अलेक्जेंडर जीत गया और पोरस हार गया। पोरस की हार के कारण कौन थे? पोरस की जो हार के कारण थे वो उनकी सेना के हाथी थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेश्वर was a 13th century Marathi saint who wrote the ज्ञानेश्वरी which is a commentary on the ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो किस पर एक कमेंट्री है? जो किस आधार पर एक कमेंट्री है? तो वो है आपकी भगवत गीता। कौन सी है? भगवत गीता। संत ज्ञानेश्वर कहाँ के थे आपके? संत ज्ञानेश्वर आपके महाराष्ट्र के संत थे। कहाँ के संत थे संत ज्ञानेश्वर? संत ज्ञानेश्वर आपके एक महाराष्ट्र के एक महान संत थे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था और कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1275 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर? औरंगाबाद जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था ज्ञानेश्वर संत का। इनके पिता का नाम था वो था आपका विट्ठल पंत। आपके जो इनके जो ज्ञानेश्वर संत के पिता का नाम था और माता का नाम था रुक्मणी बाई। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा कि लड़ाई कब हुई, कौन से संत ने कौन सी रचना की, ये सब आपके आ सकते हैं। कि रचना की संत ज्ञानेश्वर ने किस पर? भगवत गीता पर। किसने किस पर? भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक एक काव्य लिखा।
इस पर लिखा भगवद गीता में। कौन सी भाषा में लिखा? मराठी भाषा में एक काव्य लिखा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? जो पाल साम्राज्य था उसका प्रथम शासक कौन था? तो उसका प्रथम शासक जो था आपका वो था गोपाल। कौन था? गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक था, जिसने पाल वंश की स्थापना की, जिसने पाल वंश की स्थापना की, वो था आपका गोपाल। इसने क्या कहा? इसने किसको अपनी राजधानी बनाया? इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल जो था किसका अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म। किसका? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब वो बौद्ध धर्म से था। कौन? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और वो बौद्ध धर्म अनुयायी था। इसने क्या क्या किया? इसने आपकी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का सबसे जो महान शासक था, पाल वंश का एक और शासक था, महान शासक था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। इसने कौन से इसने किस चीज़ की स्थापना की थी? इसने की थी विक्रमशिला। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ये एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन भी करा देती हूँ कि अगर ये आए कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो एक विद्या है गौड़ रीति। कौन सी? गौड़ रीति एक विद्या है। उसका विकास भी पाल शासकों के समय ही हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल, जिसने पाल वंश की स्थापना की, जो पाल वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल। In parts of South India, Lord Vishnu is also known as Lord। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है? तो भगवान विष्णु को जाना जाता है वेंकटेश्वर महाराज से। किस नाम से? वेंकटेश्वर भी नाम से जाना जाता है लॉर्ड विष्णु को वेंकटेश्वर महाराज भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी, जिसे श्रीनिवास बालाजी वेंकटगरम विक्कलपट्टी नाम से भी जाना जाता है। गोविंद हिंदू देव विष्णु का ही एक रूप है। किसका? विष्णु का ही एक रूप है। जो वेंकटेश्वर का जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? वो आपका तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है, जो वेंकटेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? जो आपका दक्षिण भारत है, जो आपका दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत का जो आपका आंध्र प्रदेश है वहाँ पर तिरुपति में स्थित है आपका वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा? तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आपका वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। जो आपके भैरव हैं, रुद्र हैं, पशुपति हैं, ये किसके रूप हैं? ये आपके भगवान शिव के रूप हैं। जो भैरव हैं वो किसके इष्ट देवता हैं? वो शैव धर्म के कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, वेंकटेश्वर, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान ट्रैवल टू इंडिया इन विच सेंचुरी? जो उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से, तो वो आपका आया था 11वीं सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में आया था। जो अल बिरूनी है 11वीं शताब्दी में आया था। क्यों आया था? वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था उस पर आक्रमण करने के लिए। कौन? अल बिरूनी जो था वो महमूद गजनबी
गजनवी के साथ आया था, उस पर आक्रमण करने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था उसके साथ। जो उसने किस विषयों में लिखा था? उसने लिखा था आपका भगवत गीता के विषय पर लिखा था। उसने किस विषय पर लिखा था? आपका अल बिरूनी ने उसने भगवत गीता, वेदों, उपनिषद, वेदों, किस विषय पर उसने लिखा था? अल बिरूनी ने उसने सबसे पहले आपका भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, उसने इन सब विषयों पर लिखा था। पतंजलि के योग शास्त्र, उसने इन सब विषयों पर अपनी टिप्पणी की थी। तो अल बिरूनी कब आया था पाकिस्तान? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में भारत आया था महमूद गजनवी के साथ उस पर आक्रमण करने के लिए, कि मौका देखकर वो महमूद गजनवी पर आक्रमण कर देगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 11वीं सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैवलर मैर्को कौन सा है? मार्को पोलो, हु विजिटेड इंडिया इन द 13th century was from which कंट्री? जो 13वीं शताब्दी में जो भारत आने वाला यात्री है कौन? मार्को पोलो। वो किस देश से आया था 13वीं शताब्दी में? वो आया था इटली से। कहाँ से? वो आया था इटली से। जो 13वीं शताब्दी में जो भारत आने वाला मार्को पोलो है वो कहाँ से आया था? वो इटली का था। वो इटली से आया था। वो इटली का रहने वाला था। इसे जो एशिया मतलब जो हमारा जो इंडिया है वो एशिया में ही है। तो इसे जो एशिया में जो सबसे पहले आया था वो किसे माना जाता है? वो आपका मार्को पोलो को ही माना जाता है कि सबसे पहला जो एशिया पहुंचने वाला यात्री था वो मार्को पोलो ही था। प्राचीन रेशम मार्ग की यात्रा, एक रेशम मार्ग है, उसकी यात्रा करने वाला भी वह एक था मार्को पोलो जो है उसने क्या करा था? उसने दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है उससे। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी दी थी। उसने केरल के कायल नामक प्राचीन नगर है और बंदरगाह है, उसका उल्लेख उसने किया है। किसने? मार्को पोलो ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इटली, जहाँ से मार्को पोलो आया था 13th सेंचुरी में भारत। Next question, the 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmin named बसावना। कौन है? बासवन्ना 1106 से 68, who was initially a Jain and a minister in the court of a witch king। जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। कब हुआ? 12वीं जो शताब्दी 12th सेंचुरी थी, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना ने। कब किया था? 1106 से 68 में किया था। नामक एक ब्राह्मण ने किया था जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। और वो किस राजा के दरबार में मंत्री थे? तो वो आपके चालुक्य, किस राजा के? चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे बासवन्ना जी एक ब्राह्मण थे। जो गुरु बासवन्ना थे वो क्या थे? वो एक दार्शनिक थे और समाज सुधारक भी थे। जो गुरु बासवन्ना थे वो दक्षिण भारत के कलचुड़ी, वो ये जो चालुक्य है वो कहाँ का राजा था? वो आपका जो एक दक्षिण भारत में एक कलचुड़ी चालुक्य साम्राज्य में कौन थे? उन्होंने उसके प्रधानमंत्री थे। कलचुड़ी चालुक्य साम्राज्य में वो प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने अपने वचनों में कन्नड़ भाषा में पवित्र भजन गाए थे। पवित्र भजन शैव धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकाशित किया था। इन्होंने जो लोग जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया था। इस भेदभाव का भी विरोध
किया था। इन्होंने जो अपने जो इन आंदोलनों में क्या वो करा था, इन्होंने अपने आंदोलनों में कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर साराकार है, ईश्वर निराकार है, और सार्वभौमिक अवधारणा पर भी बल दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य। वो जो बासवन्ना थे वो कलचुरी चालुक्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज वॉज अ विच एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो कौन था जो राजदूत था? वो कहाँ का राजदूत था? वो आपका ग्रीक, यूनान का राजदूत था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ का राजदूत था? ग्रीक का, यूनान का राजदूत था। जो मैगस्थनीज यूनानी शासक, मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत आने वाला वो पहला राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कंधार से आया था। कहाँ से आया था? कंधार से आया था। कौन? मैगस्थनीज एक पहला राजदूत था जो भारत में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहाँ से? कंधार से आया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग मेड अल बरूनी द राइटर ऑफ किताब उल हिंद ए हॉस्टेज। किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन बंदी बना था? जो एक किताब उल हिंद एक किताब थी, किताब उल हिंद, उसका लेखक कौन था? उसका लेखक था अल बिरूनी। उसको किस शासक ने बंदी बना लिया था? उसको बंदी बनाया था महमूद गजनी ने। किसने? महमूद गजनी ने उसे बंदी बनाया था। अब हम बात करते हैं अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का जन्म कब हुआ था? अल बरूनी का जन्म अब हुआ था 973 ईस्वी पूर्व में अल बरूनी का जन्म हुआ था। इसने एक उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान बन गया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ने किस पर आक्रमण किया था? रबीवा। किसने? रबीवा। और ये जो अल बरूनी था, अल बरूनी कहाँ रहता था? वो अजीवा में ही रहता था। तो क्या करा महमूद गजनबी ने 1017 में रबीवा पर युद्ध किया, विजय प्राप्त की और अल बरूनी को अपने हिरासत में लिया। अल बरूनी को एक बंदी बना लिया। वह क्या उसके बाद उसे क्या नजर आया अल बरूनी में? वह उसकी योग्यता से प्रभावित हो कि अल बरूनी एक योग्य व्यक्ति है और उसे अपने विद्वानों में शामिल कर लिया। और जब वह भारत से युद्ध करने आता था तो वह अल बरूनी को अपने साथ लेकर आता था। उसने और कौन सी बुक लिखी? उसने तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। और वह ग्रंथ किस भाषा में? वह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। महमूद गजनबी ने रबीवा नामक जगह पर आक्रमण किया और अल बरूनी को अपनी हिरासत में लिया, अपने बंदी बना लिया। पर वह उसकी योग्यता से प्रसन्न हुआ और उसे अपने विद्वानों में शामिल कर लिया। तो जिसने किताब उल हिंद का जो लेखक था अल बरूनी, उसे किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया? उसे बनाया गया महमूद गजनबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनी, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वर कॉइन टंका। एक सिल्वर कॉइन है टंका, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? उसको किसने चलाया था? तो उसको चलाया था इल्तुमिश। किसने? इल्तुमिश ने चलाया था चांदी का सिक्का।
टंका, चांदी का सिक्का टंका किसने किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था वो। और ये इल्तुतमिश किसका शासक था? ये गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। उसने और क्या चलाया था? उसने 2 चीज़ चलाई थी, चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का एक तो हमने आपको बता दिया कि चांदी का टंका और फिर है तांबे का जीतल। किसका? तांबे का जीतल। उसने दो चीज़ चलवाई थी। इल्तुतमिश ने क्या करा था? इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा चलवाई थी। किसके नाम की? टकसाल के नाम अंकित करवाने की उसने परंपरा को आरंभ किया था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश हमारा पहला तुर्क सुल्तान था। कौन सा सुल्तान था? इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। किसने? जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और इसके साथ साथ इसने क्या करा था? इसने बदायूं की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद और अजमेर की मस्जिद, इसने 2 का निर्माण, इसने बहुत सारे का निर्माण कराया था। फिलहाल इसमें 2 हैं कि बदायूं की जामा मस्जिद और अजमेर की मस्जिद। इसने दो का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगन? पोलो या चौगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? पोलो या चौगन खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? वो हुई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगन खेल रहा था तब उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1210 में। 1210 में हुई थी। वो कैसे हुई थी? वो घोड़ों से पोलो खेल रहा था तब उसकी मृत्यु हो गई। वो कहाँ का था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की ये लीजिए आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार हो चुका है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। और इसने कितने वर्ष तक? इसने केवल 4 वर्ष तक ही राज्य किया। 1206 से 1210 तक ही इसने केवल राज्य किया। यह तुर्किस्तान का निवासी था जिसके माता पिता तुर्क थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोड़ों से पोलो खेल रहा था उसकी मृत्यु कौन थी? वो कौन था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, और इसने क्या किया था? यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये 4 वर्ष तक ही राजा रहा। 1206 से 1210 ईस्वी के पूर्व ये राजा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? भारतीय जो इतिहास था वहाँ पे प्रथम महिला शासक कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान जो थी भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक हैं। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। इल्तुतमिश ने क्या करा था? उसने 2 चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल बनवाया था और इसने क्या करवाया था? इसने बदायूं की जामा मस्जिद और अजमेर की जामा मस्जिद 2 का निर्माण करवाया था। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो राजा बना वो कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। ये आपकी प्रथम महिला शासक बनी किसी सल्तनत की। किसने सल्तनत संभाला? रजिया सुल्तान ने। और इन्होंने कितना ये भी आपकी 4 वर्ष तक ही इन्होंने शासन संभाला। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी पूर्व ही इन्होंने राज्य संभाला। अगर आप कहें कि इनकी मदद किसने की थी राज्य को संभालने में, तो वो आपके दिल्ली की सेना, जनता, अधिकारियों सबका सहयोग रहा कि इन्होंने दिल्ली की सल्तनत को अच्छी तरह से संभाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक इश्यूड कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? किसने चलवाए थे? तो वो थे आपके महमूद बिन तुगलक। किसने? महमूद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवा दिए। तांबे के सिक्के चलवा दिए। ये क्या करता था? ये सोने और चांदी, थोड़ा कंजूस टाइप का था। ये सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं को नष्ट होने से बचाना चाहता था, परंतु बाजार में तांबे के सिक्के आ जाने से इसकी योजना सफल न हो सकी। उसने तांबे के सारे सिक्के वापस लेकर खजाने से चांदी के सिक्के के दिए। इसमें खजाना रिक्त हो गया। उस प्रकार उसकी यह योजना असफल साबित हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरण की थी? किस राजा ने अपनी जो राजधानी थी, पहले उसकी दिल्ली थी, पर उसने बदलकर कौन सी कर दी? दौलताबाद कर दी। तो वो भी आपका महमूद बिन तुगलक था। कौन था? वो था आपका महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? वो भी एक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का ही एक शासक था। इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था उलुग खां, पर जिसे इसने बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक कर दिया। इसने भी बहुत सारे काम करे। इसने कौन से करे? इसने दोआब क्षेत्र में घर वृद्धि करी, राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी परिवर्तन करी है दिल्ली से दौलताबाद, वो कब करी थी? वो आपकी करी थी 1327 ईस्वी पूर्व में इसने अपनी राजधानी चेंज करी थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा था और खुरासन और कराचील का अभियान आदि इसने कार्य किए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी राजधानी से कौन सी राजधानी करी थी? तो कौन सी राजधानी करी थी? तो इसका है दिल्ली टू देवगिरी। जो आपका दौलताबाद है उसे देवगिरी नाम से भी जाना जाता है। जिससे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जो दौलताबाद है, दौलताबाद को जो आज का नाम है दौलताबाद का, वो क्या है? देवगिरी। तो आप दौलताबाद कह लीजिए या देवगिरी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसका आंसर है दिल्ली टू देवगिरी। दौलताबाद ने उसने देवगिरी दौलताबाद पहले उसकी राजधानी दिल्ली थी, पर उसने देवगिरी राजधानी बदल दी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली टू देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नोन एज दीवान-ई-कोही वाज क्रिएटेड बाय। दीवान-ई-कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? वो आपका कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही कृषि विभाग बनाया गया था। तो मोहम्मद तुगलक ने कितने सारे कार्य करे थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका कृषि विभाग बनाया गया था दीवान-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर-ए-कोही, इसका पूरा नाम क्या था? इसका अगर पूरा नाम था तो इसका पूरा नाम आपका क्या था? विभाग का दीवान-ए-अमीर-ए-कोही, इसका ये पूरा नाम था। कृषि विभाग की उन्नति के लिए उसने ये विभाग बनवाया। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? इस जो विभाग का कार्य था वो कृषि को सहायता देना था, चाहे वो जमीन से हो चाहे वो पैसे से हो। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा भाग कृषि के लिए चुना गया था। कृषि के कार्य के लिए चुना गया था। उसने बहुत सारे कृषि सुधार किए। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे कृषि सुधार किए और विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती भी की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड द बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था?
किसने किया था? वो भी किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। जो इब्न बतूता जो मोरक्को है, अफ्रीका, किसका निवासी था? वो था आपका अफ्रीका का निवासी। किसका निवासी था? वो आपका अफ्रीका के निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की शान से प्रभावित होकर उसे काजी नियुक्त कर दिया। तो इब्न बतूता को किसने काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेंसिटी वॉज स्टार्टेड बाय खिज्र खान ने कौन से राजवंश के प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का स्थापना की थी? तो वो आपके की थी द सैयद। कौन से राजवंश की स्थापना की थी? द सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना की थी। जो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था। कौन सा था? ये दिल्ली सल्तनत का आपका चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल कितना रहा? जिसका कार्यकाल आपका 14 से 15 ईस्वी रहा। 14 से 14 खिज्र खान का कार्यकाल कितना रहा? 14 से 15 1414 से लेकर 1451 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल रहा था। किसका? सैयद वंश का। खिज्र खान जो वो सैयद वंश के कौन थे? उन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने कब स्थापना की थी खिज्र खान ने? उन्होंने की थी 28 मई 1414 ईस्वी पूर्व में सैयद वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खास महल एंड द शीश महल आर बिल्ट इन विच वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। जो खास महल है और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। जो आपका आगरा का किला है वो कहाँ है? वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया था अकबर ने किया था 1573। आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया है कि जो आगरा का किला है, मतलब ताजमहल है, उसका निर्माण कब किया गया था? उसका निर्माण आपका 1573 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसके भीतर आपका क्या क्या है? आगरा के किले के भीतर आपका खास महल, शीश महल, जहांगीर महल, मीना मस्जिद, शिलालेख, दीवाने आम, दीवाने खास, मजली भवन, मीना मस्जिद और रंग महल आदि विन्यास स्थित हैं। तो किस रूप में? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि मंदिर परिसर के विश्व धरोहर स्मारक के से लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी, गलत हो चुका है। इसका आंसर है आगरा फोर्ट। मैं आगरा का किला ही बोल रही हूँ, तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कैसे बोल सकती हूँ? तो जो आपका जो शीश महल है, खास महल है, वो किसके अंदर है? वो आपका आगरे के किले के अंदर है। 1573 ईस्वी पूर्व में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। इसके अंदर ही आपके खास महल और शीश महल बने हुए हैं, और ये आगरा के किले से ही वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्मारक से लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आगरा फोर्ट, आगरे का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेस ऑफ द अलाई दरवाज़ा गेट। जो अलाई दरवाज़ा गेट है वो किस विश्व विरासत स्थल में है? किस स्थल में है? वो है आपका कुतुब मीनार में। कहाँ पर है? जो आपका अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पर है? वो आपका कुतुब मीनार में है। कुतुब निर्माण का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण आपका ऐबक। किसने करवाया था? इसका निर्माण का आरंभ ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का आरंभ किसने करवाया? कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ किसने करवाया था? ऐबक ने प्रारंभ किया था। किंतु उसको पूर्ण जो ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था, पर जो पूर्ण करवाया वो किसने करवाया? वो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने पूर्ण करवाया था इसका काम? इसका काम इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। इसके निकट
इसके निकट अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं हम अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। तो अलाई दरवाज़ा इसके निकट अलाउद्दीन खिलजी ने किसने करवाया था। आपका जो कुतुब मीनार है वो आपका ऐबक ने निर्माण करवाया। मतलब इसमें 2 लोगों का सहयोग है, ऐबक और इल्तुतमिश। ऐबक ने आरंभ किया पर पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया। अब आपका अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण कराया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कब कराया था। 1311। कब करवाया था। 1311 ईस्वी पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार को एक विश्व विरासत स्थल प्राप्त है। किसके द्वारा। यूनेस्को द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह किसके निकट है। यह आपके कुतुब मीनार के निकट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट। जोधपुर के जो किले का निर्माण है वो किसने किया था। वो आपके किया था राव जोधा जी। किसने। राव जोधा जी ने किसका निर्माण किया था। जोधपुर के किले का। और जोधपुर का जो मेहानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का जो किला है उसका क्या नाम है। उसका नाम है आपका मेहरानगढ़ जोधपुर के किले का नाम है। यह भारत के प्राचीनतम, यह भारत के जो सबसे पुराने दुर्ग है उनमें से एक है। इसका निर्माण जोधपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था आपका रणमल। क्या नाम था जोधपुर के राजा का। रणमल था। उनकी कितनी संतानें थी। उनकी 24 संतानें थी। उनमें से एक का नाम था राव जोधा जी। उन्होंने निर्माण किया था। और कब निर्माण किया था। उन्होंने 12 मई 1459 को उन्होंने निर्माण किया था। राव जोधा जी ने कब निर्माण करवाया था। 12 मई 1459 को उन्होंने निर्माण करवाया था जोधपुर के किले का। जोधपुर का किले का नाम क्या है। मेहरानगढ़ दुर्ग है। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और किसने पूरा किया था। आपका राव जोधा जी ने तो आरंभ किया था। और किसने पूरा किया था। वो पूरा किया था आपका महाराज जसवंत सिंह। यही है कि इनके बनने में इतना टाइम लगता है कि ये तो है नहीं कि एक के सामने ही बन जाए। तो जो आरंभ करवाया था वो आपका करवाया था राव जोधा जी ने। और जो पूर्ण करवाया था वो राजा जसवंत जी ने इसे पूरा किया था। कब किया था। 1638 से 1678। ये लीजिए 1459 में तो ये बनना शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ। ये आपका ख़त्म हुआ था 1638 1978 में। इसके बीच में इसे पूर्ण किया गया था जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को जो पूरा किया था वो राजा जसवंत सिंह ने किया था 1638 में 1979 में। तो अभी बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे हिस्ट्री के। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है क्योंकि आज इस वीडियो में थोड़ी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई। पर एक्सप्लेनेशन करना भी ज़रूरी है, तभी तो इन्हें हम अच्छी तरह हमारे माइंड में ये घुस जाएंगे कि इसका आंसर क्या था। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और लोगों को भी मेरी इस वीडियो का फ़ायदा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं रोज़ ही एक वीडियो डालती हूँ। मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके और आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस को देख सकें। क्योंकि ये MCQs मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में इनसे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको कोई सेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे, GS पे, हिंदी पे या कंप्यूटर पे, किसी भी टॉपिक पे आकर आपको कोई भी सेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक पर सेशन चाहिए। या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं आपके लिए पिछले 15-20 दिनों से MCQs की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ
क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स तैयारी में बैठे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप है। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी पैट है, यूपीपीसीएल टीजी2 है। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप है, आप बहुत से एग्ज़ाम्स लाइनअप है। अगर आप आईबीपीएस पीओ का भी आपका मेंस में प्री में तो नहीं आता, अगर आपका कोई भी बैंक का एग्ज़ाम है, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने और भी बहुत सारी जीएस की जो एमसीक्यूज़ हैं वो अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए अब बस इतना ही। थैंक यू सो मच।